जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। अच्छा, स्टेज तो आप लोगों की चने कल हो गई थी। उसके अलावा मुझे ये बता दें कि अभी तक जो हमने स्टार्टिंग पोजीशंस वगैरह डिस्कस की हैं, इनमें कॉन्सेप्ट में कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि आज हमने लास्ट पोजीशन की बात करनी है और उसके बाद हमने फर्दर जो है वो पेल्विक टिल्ट की तरफ मूव कर जाना है, जिसकी वजह से दोबारा उसका जिक्र नहीं होगा। तो उसमें कोई इशू तो नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग पोजीशन का समझ आ चुका है? काइंडली कंफर्म कर दें मुझे। चलिए फिर आज फर्दर मूव करते हैं। इंशाल्लाह कोई क्वेरीज होगी तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आज जो हमने जितनी स्टार्टिंग पोजीशंस पढ़ी थी, उनमें एक लास्ट पोजीशन हमारे पास रह गई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सारी पोजीशंस जो है वो अल्टीमेटली सेम टू स्टैंडिंग है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन में थोड़ा सा अपर बॉडी वर्क के अंदर डिफरेंट आता है, वो हमारे पास आ जाता है, जिस पोजीशन को हम कहते हैं हैंगिंग। अब ऑब्वियसली ये जो पोजीशन है, ये आप किसी पेशेंट, बहुत आई थिंक बहुत रेयर केस होगा जिसमें आपको किसी पोजीशन पर, वो भी कोई हेल्थी पेशेंट होगा, सॉरी पेशेंट पे कोई बड़ा हेल्दी पेशेंट होगा जिस पे आप यूज करोगे। नहीं तो यूजुअली आप एथलेटिक्स के अंदर, कार्डियो के अंदर, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनमें ये पोजीशन जो है वो आप यूज करते हो। ठीक है, जिसमें आपके पास हैंगिंग पोजीशन है, और हैंगिंग पोजीशन में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए करवाई जाती है। ठीक है, चिन अप्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंट, ठीक है, और फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये बेसिकली करवाई जाती है हैंगिंग पोजीशन के अंदर। अच्छा जी, तो हैंगिंग पोजीशन, अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली क्या, बॉडी को आपने सस्पेंड किया होता है। ठीक है, किसी भी ऊपर हॉरिजॉन्टल बार जो है उसको ग्रैस्प करके, द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रैस्पिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल बार, द फोर आर्म्स प्रोनेटेड। फोर आर्म्स जो है वो ऑब्वियसली सुपिनेटेड भी हो सकते हैं, प्रोनेटेड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर सुपिनेटेड भी है, अगर आपने वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी पकड़ा हुआ है तो ऊपर से जो बार है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी हैंगिंग पोजीशन में ही आएगा। लेकिन बेसिक जो पोजीशन है, द फोर आर्म्स आर प्रोनेटेड, द आर्म्स आर स्ट्रेट एंड द शोल्डर लीव जो विड्थ अपार्ट। ठीक है, तो शोल्डर आपके जो है वो विड्थ अपार्ट हो जाएंगे, जितना बेसिकली आपने ब्रॉड उसको पकड़ा होगा। The head is held high and the scapula are drawn down and together so that the neck appears as long as पॉसिबल। तो ये एक नेचुरल पोजीशन है, जैसे ही कोई भी पर्सन जो है वो हैंगिंग पोजीशन को अडेप्ट करेगा तो उसकी ये नेचुरल पोजीशन जो है वो उसमें आए। ट्रंक्स एंड लेग्स हैंग स्ट्रेट विद द हील्स टुगेदर एंड द एंकल्स फ्लैट रिफ्लेक्स। ठीक है,
तो इसमें ऐसा अगर आप देखें तो जो टोटल बॉडी वर्क है वो सिर्फ हैंड्स पर हो रहा है, ठीक है। हैंड्स का जो एरिया है वो सिर्फ ग्रैस्प करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी सारा एरिया जो है वो बेसिकली रिलैक्स्ड है। लेकिन क्योंकि फोर्स सारी जो है वो अपर लिम में यूज हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अपर बॉडी जो है, अपर लिम जो है वो बेसिकली हैंगिंग पोजीशन में मैक्सिमम मसल वर्क उसमें आता है, जबकि लोअर बॉडी जो है उसका मसल वर्क तकरीबन जीरो आ जाता है, ठीक है। तो मेन मैंने आपको बता दिया अपर लिम का। हमने इसमें क्योंकि मसल वर्क को देखना होता है, तो मसल वर्क को देखकर उससे पोजीशन क्लियर होती जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। वर्क स्ट्रांगली टू ग्रैस्प द बार, ठीक है। तो ये नंबर 1 चीज है जिसमें आपके पास फिंगर फ्लेक्सर्स जो है वो वर्किंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हैंड से आप ग्रैस्प नहीं कर रहे तो आप हैंगिंग पोजीशन को अडेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी पेशेंट जो है उसका अगर जो अपर लिम है उसमें जो उसके आर्म्स या उसके हैंड्स वगैरह जो है फोर आर्म्स वगैरह वीक है, तो वो इस पोजीशन को अडेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चिन अप्स करना तो बहुत दूर की बात है, सिंपल 30 सेकंड्स के लिए अगर ये पोजीशन अडेप्ट करने के लिए भी कहा जाए तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। ऑल द मसल्स राउंड द रिस्ट वर्क स्ट्रांगली, ठीक है। ऑब्वियसली रिस्ट के जो मसल्स हैं वो भी strongly work कर रहे हैं to reduce the strain on the joints and to act as synergists and fixators of the flexors of the fingers। तो obviously wrist के जितने भी मसल्स हैं, wrist पे का पूरी बॉडी वेट जो है वो इस टाइम wrist joint पे आ रहा है, ठीक है। तो wrist के जो मसल्स हैं synergist और fixator के तौर पे काम कर रहे हैं ताकि wrist joint जो है अपनी जगह से मूव ना कर जाए, ठीक है। तो जॉइंट को फिक्सेट करने के लिए और बाकी मसल्स को के तौर पे काम करने के लिए जो है वो रिस्ट जॉइंट जो है उसके मसल जो है वो मैक्सिमम काम करते हैं। फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो वर्क टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द जॉइंट, ठीक है। तो एल्बो के फ्लेक्सर्स जो है ये ऐसा डायरेक्ट इनका वर्क नहीं आ रहा, डायरेक्ट वर्क सिर्फ ये ऊपर वाले मसल्स का था जिनको हमने वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये जो है ये फिर इनवॉलंटरी साथ साथ ऑटोमेटिकली होने लग पड़ेगा, क्योंकि जो एल्बो है उस पर भी मैक्सिमम स्ट्रेन आ रही है, सारा बॉडी वेट जो है वो उस पर आ रहा है। तो इस वजह से जो एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं वो बेसिकली क्योंकि फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो वर्क करेंगे ताकि जॉइंट पे कम से कम स्ट्रेन है, ठीक है। एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर वर्क स्ट्रांगली, ठीक है, to lift the body on the arms, especially latissimus dorsi, ठीक है, posteriorly and pec major anteriorly। तो ये बेसिकली एडक्टर्स जो है, ठीक है, क्योंकि एडक्शन पोजीशन में मेन ये काम हो रहा है। तो एडक्टर्स जो है जो आपके पास फ्रंट साइड पे अगर आप देख लें तो वैसे आपके पास डिफरेंट और भी मेरा ख्याल है इसमें एडक्टर ग्रुप्स में आते हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास जो पोस्टीरियर साइड पे लैटिस्मस डॉर्सा है, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा समहाउ लैटिस्मस डॉर्सा का, और फ्रंट साइड पे आपके पास पेक मेजर जिसमें ये एरिया आ जाएगा। तो ये जो मसल्स हैं ये मेन काम कर रहे हैं जो कि शोल्डर्स को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये पोजीशन आएगी तो जो आपकी स्कैपुला है वो भी ऑब्वियसली डिप्रेस पोजीशन में आ जाएंगे और रिट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो द डिप्रेसर्स, रिट्रैक्टर्स एंड द मीडियल रोटेटर्स ऑफ द स्कैपुला वर्क स्ट्रांगली टू फिक्स द स्कैपुला एंड ब्रेस द अपर बैक, ठीक है। उसके अलावा प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स जो हैं वो नेक और हेड की पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन और एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जो है वो बैक को, ये मतलब ये जितने भी मसल्स हैं नीचे वाले ये बेसिकली इनवॉलंटरी एक्ट कर रहे हैं बॉडी को स्टेबल रखने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि बेसिक मसल वर्क जो था वो ये फर्स्ट 2 का था, ठीक है। अब बॉडी को स्टेबल रखने के लिए ताकि बॉडी की पोजीशन ठीक से मेंटेन रखी जाए, तो उसके लिए बाकी के जो नीचे के मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, जिसमें आपके पास फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन ये फ्रंट साइड पे और एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप यानी कि ये बैक साइड पे, ठीक है। तो ये मसल्स और ये मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे ताकि बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रह सके, ठीक है। अच्छा जी, द एडक्टर्स ऑफ द हिप वर्क टू कीप द लेग्स टुगेदर, ठीक है। ऑब्वियसली लेग्स क्योंकि हैंगिंग में है तो इनको अपार्ट करना जो है वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है, तो दोनों लेग्स को साथ रखने के लिए एडक्टर्स ऑफ द हिप जो है वो काम करेंगे। एक्सटेंसर्स ऑफ द नी में वर्क टू मेंटेन द, और क्योंकि नी जो है वो फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में, ये एक्सटेंसर्स ऑफ द नी जो है वो भी वर्किंग पोजीशन में आएंगे। द प्लांटर फ्लेक्सर्स वर्क टू पॉइंट द टोज टू द फ्लोर, तो जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं
उनकी वजह से जो एंकल जॉइंट है इसमें प्लांटर फ्लेक्शन रहेगी, ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर रहे। तो ये अगर मतलब इसको आप बेसिक सा एक समझें, जब आपने अगर इसका मसल वर्क लिखना है तो आपने सिंपल ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिकली वो को बॉडी वॉलंटरी उसको मेंटेन नहीं कर रही, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ये शेप, ये मसल जो है उसका वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक एज इट इज वेट है, ग्रेविटी रिस्पेक्ट कर रही है, उस ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए मसल्स को कुछ ना कुछ जॉइंट्स को, क्योंकि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट सारा आ जाए और मसल बिल्कुल अपना वर्क छोड़ दे तो जॉइंट जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, ठीक है, जॉइंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए, बाकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, ये बाकी के जितने मसल्स हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अगर आप स्टार्ट हो तो इसको याद उस तरह से करने की जरूरत भी नहीं, आपको इस पोजीशन से ही आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास फिंगर्स और रिस्ट के जॉइंट, ठीक है, फ्लेक्सर्स और रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एल्बो फ्लेक्सर्स आपके पास जो हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास शोल्डर जॉइंट के जो एडेक्टर्स हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं, जिसमें हमारे पास पेक्ट मेजर और लेटिसिमस डोर्साई आ गया। उसके बाद में हमने बताया कि हमारे पास लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स और हिप जॉइंट के एक्सटेंसर्स काम करते हैं, नी जॉइंट के जो एक्सटेंसर्स हैं वो वर्क करते हैं, और प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द, ठीक है, एंकल जो है वो वर्किंग पोजीशन में है, ठीक है, ताकि बॉडी के पोजीशन जो है पोस्चर जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो ये आपके पास मसल वर्क आ जाता है हैंगिंग पोजीशन का। इफेक्ट्स एंड यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस भी अगर किसी पेशेंट को करवानी है कि लोअर लिम्ब पे, ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई ऐसी पोजीशन भी करवानी है किसी पेशेंट को, ऐसी एक्सरसाइज करवानी है कि लोअर लिम्ब पे कोई वेट बेरिंग ना आए, तो ऐसी लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज आप हैंगिंग पोजीशन में करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि पेशेंट का अपर लिम्ब इतना स्ट्रांग हो कि वो उस पोजीशन को मेंटेन रख सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। As the muscle work for the arms and upper back is extensive and the strong position is only suitable for those in whom the muscular strength and the body weights are well balanced, ठीक है। तो कोई भी ओबीस पेशेंट है तो उसको चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है तो आप कोशिश करेंगे आप उसको, ये पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइज वगैरह जो है ना करवाएं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मसल वर्क ऑफ द आर्म्स एंड अपर बैक इज एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ये सिर्फ उन पोजीशन के लिए, पेशेंट के लिए ये पोजीशन सूटेबल है जिनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो और उसका बॉडी वेट जो है वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। As the weight of the shoulder is taken off the spine and the weight of the legs exert traction upon it, it is straightened and elongated. अच्छा जी, एक मैंने आपको बेनिफिट बता दिया था, मैंने कहा जी एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए आप करवाते हैं अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, तो सबसे कॉमन है ना जो चिन अप्स हम लगाते हैं, चिन अप्स का आई गेस आप लोगों को आइडिया तो कॉमन सी, सबसे कॉमन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। ठीक है, ये जिसको आप चिन अप्स या पुल अप्स कहते हैं, ठीक है, एक बार के साथ हैंग करना और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना, ठीक है, चिन अप्स या पुल अप्स इसको कहा जाता है। डिफरेंट थोड़े से मसल वर्क डिफरेंट आ जाता है। चिन अप्स आपके पास है जिसमें, अब ये देखें जो मैंने बात की थी आर्म्स की प्रोनेटेड की, और उसमें तो ये डिफरेंस नहीं करता, यहाँ पर आपके पास जो आर्म्स हैं वो सुपिनेटेड में आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास आर्म्स जो है वो प्रोनेटेड में आ जाते हैं, तो दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो ये मतलब वो उसमें कोई नहीं, दोनों हैंगिंग पोजीशन में है। हमारा इधर यहाँ पर करता है बेसिकली हैंगिंग पोजीशन की बात करना, ठीक है। तो हमने देखा है कि एक मैंने आपको बता दिया कि एक तो बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज हो रही है ना, ठीक है, एरोबिक्स में और स्ट्रेंथनिंग के अंदर यूज हो रही है। दूसरा हमने पर्पस देख लिया कि ऐसा पेशेंट जिसको कोई लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करवानी है वेट फ्री, ठीक है, कि बॉडी वेट वगैरह, सॉरी ग्रेविटी और बॉडी वेट वगैरह उस पर ना आ रहा हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसकी अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ अच्छी हो और वेट उसका बेहतर हो। थर्ड यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इस पोजीशन के अंदर जो आपकी स्पाइन है वो फुली एलोंगेटेड है, क्योंकि उस पर कोई बॉडी वेट नहीं आ रहा, बॉडी वेट सारा आपने शिफ्ट कर दिया अपर लिम्ब पे, प्लस लोअर बॉडी के ट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो इस टाइम फुली एलोंगेटेड है। तो कोई ऐसा पेशेंट
जिसमें आपके पास बेसिकली कोई डिस्क का बल्ज आ रहा है, कोई डिस्क पे एक्स्ट्रा दबाव आ रहा है, कोई ऐसा पेशेंट जिसकी नर्व इम्पिंजमेंट वगैरह आ रही है, और ये सारी चीज़ें माइनर है, मेजर केसेस में नहीं आप करवाएंगे, क्योंकि मेजर केसेस में पेशेंट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि वो ये पोजीशन को मेंटेन रख सके। तो कोई ऐसा एथलीट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें माइनर सी इस तरह की चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें आप ये पोजीशन मेंटेन करवा सकते हैं, ताकि उसकी जो स्पाइन है वो मैक्सिमम रिलैक्स हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ आपने याद रखनी है। The thorax is fixed in the inspiratory position and the breathing is difficult, therefore position is unsuitable for weak patients. ठीक है, and those suffering from the cardiac or respiratory condition. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी जो चेस्ट कैविटी है, इस पे इस टाइम मैक्सिमम वेट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मसल पेक्ट भी और लेटिसिमस डोर्साई फ्रंट और बैक साइड के मसल्स जो है वो मैक्सिमम वर्किंग में है, तो उनकी वर्किंग की वजह से बॉडी जो है वो इंस्पायरेटरी, ठीक है, एक्सपायर करना, ब्रॉडन करना, एक्सपैंड करना चेस्ट कैविटी को मुश्किल होता है। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसको कोई कार्डियक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो उस पेशेंट के लिए ये पोजीशन मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द बॉडी स्टिमुलेटिंग एंड मच एंजॉयड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। और प्लस एक लास्ट बेनिफिट उसने बता दिया कि सारी बॉडी के मसल्स पे है, उन पे स्ट्रेच आता है। ठीक है, क्योंकि नीचे बॉडी का वेट नीचे को पुल कर रहा है, ऊपर से जो मसल्स हैं वो ऊपर को पुल कर रहे हैं, तो जितना भी बॉडी का वेट है उसमें फिर स्ट्रेच आएगा। तो बच्चों के लिए और अगर कोई एडल्ट्स वगैरह हैं तो उसमें भी ये काफ़ी रिलैक्सिंग पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपका यूज़ है बेसिकली हैंगिंग पोजीशन का। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्लियर है पोजीशंस, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन सारी क्लियर होगी। मैं मूव करूँ पेल्विक टिल्ट की तरफ, स्टार्टिंग पोजीशंस में कोई इशू तो नहीं? बताइए ना सर, कौन से वाला सर है? क्लियर है कि मतलब आगे मूव करना है या कोई इशू नहीं है? ये तो सर ये बड़ा अनक्लियर सा आंसर हो जाता है। रिप्लाई वैसे 2-4 बच्चे ही मुझे करते हैं, बाकी शायद खैर आज तो 9:30 का लेक्चर है, आज तो उठ जाना चाहिए था। चलो 8:30 वाले में तो मुझे समझ आती है कि ऑन करके सो जाते होंगे। मौजें लगी हुई हैं आप लोगों की वैसे माशाल्लाह। हमें ही है ना, देखिए पूरा घंटा बोलना पड़ता है। चलें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं पेल्विक टिल्ट। ठीक है, मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ पेल्विक टिल्ट का। देख रहा हूँ अगर कोई मुझे अच्छा जी, पेल्विक टिल्ट को मैं जस्ट अगर एक ब्रीफ सा पहले समझा सकूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने उसकी डिटेल भी पढ़नी है, उसके एंगल को मेजर करना भी पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमारा पेल्विक टिल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने भी इसको समझ लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझसे पूछना है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे पेल्विक टिल्ट की, ये वीडियो रिलेटेड मुझे लग रही है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट के, तो हमने सिर्फ एक इंटीरियर की बात नहीं करनी, इंटीरियर की भी बात करनी है, पोस्टीरियर की भी बात करनी है।
और उसके अलावा लेटरल की भी बात करनी है, प्लस हमने रोटेशंस की भी बात करनी है। मैं देख रहा हूँ ये मिला हो जाके टाइम ज़ाया करने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा मेरा काम आसान करेगी कि मैं आपको जस्ट एक सिंपल बता दूं कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें बेसिक एनाटॉमी का पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमारे पास ये आ गई जिसे हम कहते हैं स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि आपके पास अपर पोर्शन है, 7 वर्टिब्रास हैं सर्वाइकल के, उसके बाद आपके पास 12 वर्टिब्रास हैं थोरैसिक के, उसके बाद आपके पास 5 लार्जर वर्टिब्रास हैं लंबर के, और उसके बाद है आपके पास सैक्रम, और एंड पे है आपके पास कॉक्सिक्स, ठीक है। सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है वो फ्यूज्ड है, ठीक हो गया, ये बात हमें क्लियर है। और एक चीज यहाँ पर ये कि बॉडी के कुछ नेचुरल कर्व्स हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल पोस्चर्स हैं स्पाइन के रिलेटेड। तो आपके पास जो सर्वाइकल और जो लंबर स्पाइन है, ठीक है, इस पे लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस का मतलब है ये फ्रंट का एरिया, ये बैक का एरिया, तो ये मतलब टुवर्ड्स द चेस्ट, टुवर्ड्स द एब्डोमेन, इंटीरियर साइड को टिल्ट हुई होती है। और जो आपके पास थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक सॉरी वर्टिब्रास है, थोरेसिक वर्टिब्रास में आपके पास जो है वो पोस्टीरियर टिल्ट है, जिसको हम कहते हैं काइफोसिस। और प्लस आपके पास जो सेक्रम और कॉक्सिक्स का एरिया वो भी काइफोटिक टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल कर्व्स हैं स्पाइन के। एक बात ये इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है, स्पाइनल कर्व्स इन्हें हम कहते हैं, जो कि बॉडी की पोजीशन के साथ ऑब्वियसली चेंज होते हैं, बॉडी फ्रंट बैक पे करती है सारा कुछ, ठीक है। ये अगर साइड होती है तो इसे हम स्कोलियोटिक कर्व कहते हैं, ठीक है, बॉडी अगर साइड पे मूव करती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखें अगर आप, तो जो बॉडी का ये लंबर के साथ आगे सैक्रम और कॉक्सिक्स का एरिया है, इसके साथ हमारी बेसिकली प्यूबिक जो बोन है, प्यूबिक पेल्विक बोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टीम का ये एग्जैक्टली मुझे उस तरह एनाटॉमी तो नहीं अब याद रही, चीजें मिक्स जरूर हो सकती हैं। एलियम स्कीम और एक और थी शायद प्यूबिक्स या जो सी थी, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास पेल्विक बोन बनती है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ये पीछे एक पॉइंट है इंटीरियर स्पीरियर आइलस स्पाइन, और पीछे नीचे पोस्टीरियर स्पीरियर आइलस स्पाइन। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गई पेल्विक बोन। अब अगर आप देखें तो जब स्पाइन मूव कर रही है बॉडी के साथ, तो उसके साथ जो पेल्विक बोन है वो भी मूव करती है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल ये जो आपने अपने सामने वीडियो में पेल्विक बोन की वीडियो देखी है, ये देखिए अगर आप मूव करें, ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2, राइट और लेफ्ट साइड, ये हुई है लेटरल पेल्विक टिल्ट, ठीक है। पेल्विक बोन जो है वो अपनी पोजीशन से स्टेप डीस्टेबलाइज होती है एक साइड को, ये साइड ऊपर आएगी, ये साइड नीचे, दूसरी तरफ जब हम ये देखेंगे तो ये इसमें ये साइड ऊपर और ये साइड नीचे, और जब दूसरी साइड होगी उसमें ये साइड ऊपर और ये साइड नीचे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपने देखी है ये है लेटरल पेल्विक टिल्ट। जब हम इसको लेटरल साइड से देखते हैं तो बॉडी जब ये आगे फर्दर को मूव की, ठीक है, तो ये आपके पास अगर आप देखें तो फ्रंट साइड ऑफ द पेल्विक बोन नीचे गया, पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विक बोन ऊपर आया, तो दिस इज नोन एज इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। और जब बॉडी बैक साइड को मूव की, ठीक है, तो ये आपके पास आई थी, ये इंटीरियर से ये पोस्टीरियर पेल्विक थी, और ये उसके बाद नॉर्मल पेल्विक टिल्ट, ठीक है। तो पेल्विक बोन का एक एंगल है,
उस एंगल को कैसे मेजर करते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास ये साइड फ्रंट को मूव करेगी, ये साइड बैक को, तो ये आपके पास इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, और जब उससे ऑपोजिट मूव करेगी तो वो आपके पास पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट बताना था कि पेल्विक टिल्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास पेल्विस की जो बोन है उसके मूवमेंट है, ठीक है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं, और बेसिकली आपके पास दो तरह की है, लेटरल, ठीक है, और दूसरी आपके पास इंटीरियर पोस्टीरियर। अब मेरा ख्याल है आगे इसमें मूवमेंट की बात नहीं, ठीक है। ये जो आपके पास आ रही थी ये बेसिकली, ये अब कौन सी है, ये लेटरल पेल्विक टिल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लेटरल पेल्विक टिल्ट है जिसमें एक साइड नीचे जाती है और पेल्विक बोन की दूसरी साइड जो है वो ऊपर आती है। और ये आपके पास इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, ठीक है, और ये आपके पास पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अगर आप देख सकें तो ये आपके पास लंबर वर्टिब्रास हैं, ये उनके दरमियान स्पाइनल डिस्क है। तो ये जितने भी हैं ये उन पे पोजीशंस वगैरह बड़ी अच्छी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसे एंटीवर्जियन या रेट्रोवर्जियन वगैरह भी कहते हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक पेल्विक टिल्ट का कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो वैसे आपको वो वैसे बता रहा है कि टिल्टिंग द पेल्विस टुवर्ड्स द रियर इज रेट्रोवर्जियन, और टिल्टिंग द पेल्विस टुवर्ड्स द जो फ्रंट है वो आपके पास ये आ जाए। तो रेट्रोवर्जियन हमने बता दिया कि ये आपके पास, आपने सिर्फ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को याद रखना है, ठीक है। ये देख लें स्पाइनल प्रोसेसेस पे, जो आपके पास स्पाइनल ये जो आ जाती है डिस्क है उन पे किस तरह का, और ये आपके पास है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। मसल वर्क साथ दिखा रहा है, ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में गया और ये साथ ही आ गई ये इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। और जो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसका दूसरा नाम एंटीवर्जियन है। और ये आपके पास सारी बैक के मसल्स, फ्रंट साइड के थाई के मसल जितने भी हैं, ये सारे जो है वो बेसिकली पेल्विक टिल्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, पेल्विक टिल्ट का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि है क्या। अभी हमने पढ़ना इसे स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट आपको एक वीडियो के दिखाया कि बेसिकली आपकी जो पेल्विस बोन है उसकी मूवमेंट को आप पेल्विक टिल्ट कहते हो। और वो तीन तरह की बेसिक है, ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इंटीरियर के एंटीवेरियन भी है, रेट्रोवेरियन भी है, ठीक है। उन्हें कंफ्यूजन के लिए भी हम यूज कर रहे नेम्स को, ठीक है। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, प्लस हमारे पास लास्ट आ जाती है लेटरल पेल्विक टिल्ट। ओके जी, अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ, जो आपको कल बड़ा बेहतर है। अच्छा जी, आज ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, जस्ट इंट्रो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आई गेस लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट पे ही करेंगे, प्रेजेंटेशन भी है। यस, उसके बाद हमने एक दो क्विजेस रखने हैं, पिछले चैप्टर के भी एक दो रहते हैं, और ये तो इस वीक के अंदर हम मैं फर्दर एक दो क्विजेस रख दूंगा आपके, ताकि इसका साथ साथ क्विज वगैरह जो है वो होते रहे। जी, पेल्विक टिल्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया क्या है, द मूवमेंट in the vertebral column and at the hip joints make it possible for the pelvis to be stabilized in a variety of position, ठीक है। और ये बेसिकली हो किसकी वजह से रहा था, मैंने अभी आपको दिखाया वर्टिब्रल कॉलम
और हिप जॉइंट की मूवमेंट की वजह से। पेल्विस एज इट इज खुद मूव नहीं करती, ठीक है। आप वर्टिब्रल कॉलम और हिप जॉइंट को मूव करते हो तो उसके साथ पेल्विस जो है वो मूव करती है, ठीक है। इट मे बी इंक्लाइंड और टिल्टेड इन एन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, लेटरली और रोटेशन। तो रोटेशन तो हमें सिंपल समझ आती है कि जब हम लंबर स्पाइन पे रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड को या राइट साइड को या नीचे से अपनी लोअर बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो उसमें पेल्विक जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देखना है टिल्ट को, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट या इंट्रो पोस्टीरियर टिल्ट भी जिसको कहते हैं, ठीक है। इन इरेक्ट पोजीशन द एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट कैन बी मेजर्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। अब आपके पास जब नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन भी होगी उसके अंदर भी पेल्विक बोन जो है उसका कुछ ना कुछ एंगल होता है, बिल्कुल जीरो एंगल पे नहीं होता। तो उस एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है? अब ये इमेजिनरी एक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ से आपको एग्जैक्टली इसकी समझ लगेगी या नहीं। ये आपकी हिप बोन है, ठीक है, जो भी मैंने वीडियो में दिखाई थी, ठीक है। इसमें ये जो है वो इंटीरियर साइड है और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। जो यूट्यूब वीडियो थी उसमें हमारे पास ये इंटीरियर थी और ये पोस्टीरियर थी, तो इसको क्लियर कीजिएगा कि ये आपके पास यहाँ पर इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो ये पेल्विक बोन है, तो जहां पर पेल्विक बोन्स के दोनों पार्ट आके मिलते हैं उसे हम कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। पेल्विक बोन प्यूबिस होगा, ठीक है। तो ये आपकी पेल्विक बोन है, ठीक है। इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, ये तीन पार्ट्स मिलाकर बनते हैं पेल्विक बोन। अच्छा जी, जो ये पेल्विक बोन का एक पार्ट है, अगर हम यहाँ से देख लें इसे, ठीक है, तो ये आपकी ये पोस्टीरियर साइड से उन्होंने दिखाया हुआ है, हाँ, ये जो आपकी पेल्विक बोन जहाँ पर दोनों आके मिल रही हैं, तो ये आपका होता है प्यूबिक सिम्फिसिस या सिम्फिसिस प्यूबिक भी इसे कहते हैं, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूबिस का ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम इधर से एक लाइन क्रॉस करते हैं लंबोसेक्रल एंगल के अंदर। ये लंबर वर्टिब्रास एंड हो रहे हैं और ये सेक्रम है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन का हम नीचे एक सीधा एंगल बना देते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के साथ इसका एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये आप बताते हैं कि जी ये एंगल है सिम्फिसिस इसका, सॉरी, पेल्विक टिल्ट का, ठीक है। तो जितना बोन जो है वो फ्रंट साइड को मूव करती जाएगी उतना ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर बोन ये एंगल हमारे पास यहाँ पर ये बोन फर्दर आगे को चली जाती है और या हमारे पास दूसरी साइड पे ये इस तरह आ जाती है, तो हम एक जस्ट इमेजिनरी है, ये प्रॉपर मेजर करने का तरीका नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें हम मेजर करते हैं कि ये जब प्यूबिक सिम्फिसिस से लेकर, ठीक है, ये आप इमेजिन करना है आपने कि ये बोन पड़ी है यहाँ पर, ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये बोन का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस है ये, और यहाँ पर आपके पास लंबोसेक्रल वो बोन एंगल आ रहा है, तो यहाँ से आप ये एंगल मेजर करते हैं इमेजिनरी लाइन के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि ये बोन फ्रंट साइड को मूव करेगी, ठीक है, यानी कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट करेगी, तो आपके पास जो है वो ये एरिया आगे मूव कर जाएगा, ये एरिया पीछे मूव करेगा, तो ये एंगल आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये बोन जो है वो पोस्टीरियर मूव करेगी तो आपके पास ये ऐसे को मूव करेगा और ये आपके पास जो एरिया है वो डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, यानी कि आपके पास बेसिकली जो है वो जो पेल्विक एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक बता दिया इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट का, द एंगल एट विच एन इमेजिनरी लाइन drawn through the symphysis pubis and the lumbosacral angle lies in relation to a horizontal line can be measured. The pelvic tilt is normal in the standing position when the angle measured between 50 and 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट एक इमेजिनरी बता दिया कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हो सिम्फिसिस प्यूबिस से लंबोसेक्रल एंगल में, और वो स्टैंडिंग में वो एंगल जो है वो नॉर्मल होता है जो कि होता है 50 से 60 डिग्री का, ठीक है। ये बात, ये एक चीज क्लियर हो गई,
ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। अगर आप लोग कहते हैं तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पेल्विक टिल्ट का बता दिया और मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि आप इमेजिनरी लाइंस के थ्रू पेल्विक टिल्ट को किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब मैं चले इसे यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं फर्दर इसमें नहीं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो मेथड पढ़ेंगे उसमें हम बेसिक जो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर है, जो मैंने आपको उस दिन भी हमने पहले एक दफा जिक्र किया था, उसके थ्रू किस तरह से मेजर करते हैं वो हम बात करेंगे। ये आपकी पिक्चर जो है वो पेल्विक इंक्लाइनोमीटर की है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीरियर सुपीरियर आइगलिक स्पाइन है, फ्रंट साइड पर सिम्फिसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर। तो एक आप इसका हेड जो है वो इधर रखते हो सिम्फिसिस प्यूबिस पे, एक पोस्टीरियर स्पीलेट पे, और जो स्टैंडिंग पोजीशन है इसके अंदर इसका एंगल जो है वो अमूमन 30 डिग्री आता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब इमेजिनरी लाइन की बात करेंगे तो नॉर्मल पेल्विक टिल्ट का एंगल है 50 टू 60 डिग्री, और जब इंक्लाइनोमीटर की बात करेंगे तो नॉर्मल पेल्विक टिल्ट का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, खैर उस सेकंड पॉइंट को हम डिटेल से दोबारा बात कर लेंगे जब हम उसमें मेंटेनेंस ऑफ द एंगल की बात करेंगे। ठीक हो गया जी, अब मैसेज कर दें अपने नाम के साथ। ठीक है, ताकि मैं उसमें कर लूँ, और मैं क्विज वगैरह अपलोड करूंगा, उसमें मैं पेल्विक टिल्ट का भी जरूर उसमें मेंशन करूंगा क्वेश्चन वगैरह, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक दो पॉइंट्स जो रह गए हैं तो उनको जो है वो बाकी बिल्कुल माइनर सा एंगल वगैरह की बात रह गई है तो उसको हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मैं अपने क्विज़ेस वगैरह देख लीजिएगा और फर्दर फिर मैं आपसे इंशाल्लाह जो है ना और नेक्स्ट वीक में इसको हम कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इससे आगे जो है ठीक है जी।